जो प्रेजेंटेशन आना है, आप हैं डॉक्टर वसीमुर रहमान साहब, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हैं। आप एडिशनल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैदराबाद में। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप बीओएमएस हैं। बीओएमएस अपने जामिया हमदर्द से किया और आपने एमडी किया कुलिया डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अजमल खातिबिया कॉलेज से। बेसिक जो आपका ताल्लुक है वो सिद्धार्थ नगर यूपी से है। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि आप नदवा से, नदवतुल उलूम से फाजिल हैं। और ये क्रेडिट इनको जाता है कि पहले नदवा से होंगे आप जिन्होंने सिविल सर्वेंट का ये टेस्ट क्लिक किया। और दूसरे एक और क्रेडिट इनको जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद आया कि हम लोग देखते हैं कि सिविल सर्विस के एग्जाम दिए जाते हैं, लेकिन बीयूएमएस ग्रेजुएट पहले हैं आप जिन्होंने इंडियन सर्विसेज को जो बीपीएससी है उसको क्लिक किया। अभी आपने देखा कि आप हैदराबाद में इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं। और मैंने इनको दावत आपको इसलिए भी दी थी, इंतजामिया की तरफ से आपको इसलिए भी कांटेक्ट किया गया था ताकि आप इन चीज को समझ सकें कि आपके पास वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। और एक बड़ी बात यह है कि आप उन सर्विसेज में जाने के बाद भी, जिसमें 24 आवर वर्क होता है, आपका यूनानी से लगाव खत्म नहीं हुआ है। अल हकीम एक सेंटर है आप ही के सुपरविजन में मुंबई में खुला हुआ है और जिसकी ब्रांच दिल्ली में भी है। और ना सिर्फ कि अल हकीम सेंटर, बाज़ाब्ता इस कोविड के दौरान इन्होंने एक ग्रुप चलाया जिसमें बेसिक कोविड को लेके जो रिसर्च की बातें, और 2-2 3-3 घंटे तक हम लोग एक्सचेंज करते थे उस पर थाउट्स को कि क्या दुनिया में रिसर्च हो रहा है, क्या हम लोग कर सकते हैं उस पर। तो इससे भी मुतारिक हैं आप, जो कि एक बड़ी पोस्ट पे हैं, उसके अलावा यूनानी के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग जब सुनेंगे तो आपको जितने भी कमतरी का एहसासात हैं वो सब जाते रहेंगे और इंशाल्लाह अपने आप को उस पोजीशन में पाएंगे कि आप भी एक अचीवर हो सकते हैं। इस इंतजामिया की तरफ से, कॉलेज की तरफ से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। सर, ये बच्चे जो आए हैं ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास का मुंह नहीं देखा है। सरकार ने एक करिकुलम लाया 15 डेज का, ट्रांजिशन करिकुलम, जिसके थ्रू इनको यूनानी दुनिया के बारे में रूबरू कराना है ताकि अगले 5 साल में ये अपनी पूरी शिद्दत के साथ यूनानी में इन्वेस्ट करें अपने आप को, ताकि एक बेहतर हकीम जो एक्सपेक्टेड है वो करके निकलें। तो इसलिए ये अब आपके हवाले हैं स्टूडेंट्स। ये पूरा 1 घंटा सर के साथ आप रहें, आखिर में जितने सवाल आप कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर वसीमुर रहमान साहब, आईआरएस। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज एक बार कंफर्म करिए, आवाज आ रही है सही? जी आवाज आ रही है सर। वालेकुम अस्सलाम। कंटिन्यू कीजिए जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर तनवीर और इंतजामिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मैं दोनों पहलू आप तलबा के सामने रखूंगा कि एक यूनानी ग्रेजुएट के सामने यूनानी के अलावा और क्या मंजिल हो सकती है, और दूसरी चीज ये है कि यूनानी का मुस्तकबिल क्या है मेरी नजर में। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बीयूएमएस एक ग्रेजुएशन है और इस ग्रेजुएशन के जरिए से जिस तरीके से तमाम दूसरे ग्रेजुएट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, इसी तरीके से बीयूएमएस के ग्रेजुएट भी सिविल सर्विस का इम्तिहान दे सकते हैं। मैं जामिया हमदर्द से पास आउट होने के बाद में सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा और उसकी तैयारी किया और उसके एग्जाम में बैठे। मेरे साथ साथ एक डॉक्टर मुनव्वर जो रेलवे IRPF रेलवे पुलिस सर्विस में सिलेक्ट हुए वो हैं, और एक अफसर अली करके वो भी हमदर्द से बीयूएमएस ग्रेजुएट हैं, उसके बाद में हुए। तो हमारे हमदर्द से, जामिया हमदर्द से 2-3 लोग यूनानी ग्रेजुएट हैं जो सिविल सर्विसेज में अब तक गए हुए हैं। बताना यह है कि यूनानी के बाद एज ए ग्रेजुएट ये भी एक मंजिल है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि मैं फर्स्ट ईयर के तलबा से मुखातिब हूँ, तो एज राह गाइडेंस कहिए या रहनुमाई या एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये बात मैं कहता चलूं कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है। अभी ग्रेजुएशन को पूरी मेहनत, पूरी तवज्जो, पूरे लगन के साथ में कंप्लीट करिए। इसके जितने सब्जेक्ट हैं मेहनत से पढ़िए। जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाए
इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, जब ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन पूरा हो जाए उसके बाद आप ये सोचिए कि अब आपको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है या नहीं जाना है। जब तक आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या इस बीच में इस तरफ सोचना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि सिविल सर्विसेज का एक एग्जाम जो होता है वो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें दुनिया भर के ग्रेजुएट बैठते हैं कंपटीशन में, और क्वालिफाई होने के लिए जो भी ग्रेजुएट, मुख्तलिफ ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और सोशल साइंस, बीए, बीएससी, उसमें देखा यह गया है कि जो अच्छे प्रोफेशन से, अच्छे ग्रेजुएशन से आते हैं उनका रेशियो जो सिलेक्शन का है वो ज्यादा है। जैसे कि अगर 100 MBBS अगर सिविल सर्विसेज में बैठ जाए तो मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट तो फिगर नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल अक्सर लोग सिलेक्शन हो जाएंगे, 60-70% लोग सिलेक्शन हो जाएंगे। उसी के मुकाबले में अगर बीए के लोग 100 लोग बैठे तो हो सकता है 10-15 लोग सिलेक्शन हो। उसकी वजह कोई ग्रेजुएशन में नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत से जो पढ़ाई की है, उस मेहनत से पढ़ाई की वजह से जो उनकी सलाहियत बनी है, जो उनका नॉलेज बना है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में उनको काम आ रहा है। तो मेरा कहने का यह है कि आप ग्रेजुएशन, कोई सा भी ग्रेजुएशन जितनी मेहनत से करते हैं और उसके बाद में जब कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं, चाहे वो एमडी का कंपटीशन हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, तो जितनी मेहनत से आपका ग्रेजुएशन, आपके जहन की सलाहियत उतनी ही ज्यादा हो गई है, और वो फिर जब उस सब्जेक्ट को या उस तैयारी को शुरू करेंगे तो उतने ही तेजी से कर ले जाएंगे। तो एक बहुत नेक मशवरा यह है कि जिन लोगों का भी इरादा हो वो बहुत मेहनत से ग्रेजुएशन करें और अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करें, बीएमएस को कंप्लीट करें, और उसके बाद में फाइनल ईयर इंटर्नशिप में जब पहुंचे तब देखें कि उनको क्या करना है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा जो मेरा सब्जेक्ट है वो है यूनानी। आपको मैं बताऊं कि 2001 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ और उसके बाद में मैं एमडी करने अलीगढ़ चला गया, और अलीगढ़ कुल्लियात से यूनानी में एमडी भी किया। उस वक्त एमडी करना, एमडी की बहुत कम सीटें थी और समाजी तौर पर भी यूनानी की मकबूलियत बहुत कम थी, तो ये मजबूरी थी कि कुछ किया जाए। और एमडी करने के बाद में भी बेसिकली आप अगर कहेंगे कि सबके मन में ये सवाल होता है कि सिविल सर्विसेज की तरफ आपका जहन कैसे आमादा हुआ, तो उसका जवाब मैं यही कहूँगा कि यूनानी की बदहाली, और ख़ास तौर से 2000 में या आज के 20 साल पहले या 15 साल पहले यूनानी की समाजी जो हैसियत हासिल थी यूनानी तिब को, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इसने ये मजबूर किया कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। यही वजह थी कि सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान हुआ। और यूनानी से बीएमएस और एमडी होने के बाद में फिर हमारा सिविल सर्विसेज में 3-4 साल का वक्त गया, उसके बाद में सर्विसेज में रहा 7-8 साल, 10 साल उसमें रहा, मुंबई में पोस्टिंग हुई। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि आज तक ये तकरीबन 2021 है, लेकिन तकरीबन 5-6 साल पहले, 5-6 साल पहले ये एहसास हुआ कि यूनानी को जमाने की जरूरत है और हो रही है, और लोगों में एक इसकी डिमांड, एक तलब पैदा हो रही है। और 4-5 सालों से फिर मैंने इस लाइन में यूनानी को थोड़ा, यूनानी के फरोग के लिए, यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसे लोगों से राब्ता, फिर उस टच में, उस ग्रुप में रहना शुरू किया। तो मैंने जो पाया वो हम आपको शेयर करें ताकि आपको पता चले। पिछले 5 सालों में, 4-5 सालों में मैंने बहुत बड़ी तब्दीली देखी है, बहुत बड़ी तब्दीली देखी है। वो तब्दीली ये देखी है कि आज के 5 साल पहले यूनानी डे भी नहीं मनाया जाता था। 2016 या 17 में यूनानी डे पहली मर्तबा मनाया गया, तो बहुत छोटे पैमाने पर, कहीं कहीं छोटा मोटा, कहीं कहीं फंक्शन हो गया, कुछ लोगों ने मनाया। उसके दूसरे साल उससे बड़े पैमाने पर यूनानी डे मनाया जाने लगा। उसके आगे साल उससे बड़े, गवर्नमेंट भी, आयुष मंत्रालय भी, तमाम कॉलेजेस भी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी, बहुत सारे लोग।
और आज का आप लोग देख सकते हैं कि अब जब यूनानी डे आता है तो किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि शायद पूरी दुनिया में भी और बिरून मुल्क भी मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मनाया जाता है। ये इस बात को दिखाता है कि लोगों में यूनानी के तई एक तवज्जो, एक रग़बत हो रही है। और यूनानी डे के अलावा गवर्नमेंट लेवल पर भी जो बहुत सारे काम हुए, आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग यूपी होंगे, पहली मर्तबा यूपी से अभी सुनने को मिला है कि तकरीबन 57 सीटों पर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती हुई है। कश्मीर में तो वहाँ पे हर शख्स को तकरीबन गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। महाराष्ट्र में भी इस पर काफी कोशिश हो रही। तो ये जो 4-5 सालों में हर लेवल पर एक बड़ा बदलाव देखने को यूनानी को देखने को मिला है। वो ये कि गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलने लगी हैं, लोगों में अवेयरनेस आने लगी है, और प्राइवेट सेंटर लोगों ने कायम करना शुरू किया है, वेलनेस सेंटर कायम करना शुरू किया है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी कोशिश की है, और मिनिस्ट्री आयुष ने भी बहुत सारे काम इसमें किए हैं। और इसके अलावा उसके बाद में अभी जब 1 साल 1.5 साल पहले फिर ये कोरोना का मामला वबा की शक्ल में आया, इसमें भी एक तलाश शुरू हुई कि वह कोरोना का क्या हल है। हर लोगों ने अपना तलाश किया। इसमें भी यूनानी और अल्टरनेटिव मेडिसिन या आयुष को बहुत ही शोहरत मिली, बहुत ही शोहरत मिली। और लोगों ने बहुत सारी रिसर्चेस, गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजें। और आप लोग देख रहे होंगे कि एमडी की सीटें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में हो गई हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो 4-5 सालों में मैंने तब्दीली देखी है, वो तब्दीली यूनानी को लेकर के बहुत ज्यादा है। और इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में इसमें अपनी किस्मत आजमाना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत बेहतर भी होगा। और गवर्नमेंट जॉब भी मिलना आसान हो सकता है, प्राइवेट क्लिनिक चलाना भी आसान हो सकता है, और बहुत सारी प्राइवेट जॉब, कॉलेजेस, ये जब जब डिमांड पब्लिक की होती है तो हर तरफ तरक्की मिलती है। तो मैं आप तलबा से ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा, ये हमारे तजर्बात हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन हैं कि अ, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो यूनानी की हालत इंडिया में थी, वो अभी नहीं है। बल्कि 5 साल पहले भी जो थी, वो आज नहीं है। अभी बहुत बदली हुई हालत है और बहुत बेहतर हालत में इस वक़्त है। तो ऐज़ ए तालिबे इल्म, ऐज़ ए ग्रेजुएट, आपके सामने फ्यूचर, मेरे हिसाब से फ्यूचर मुस्तकबिल, फ्यूचर रोशन, मुस्तकबिल रोशन है। यूनानी में भी एमडी करना आसान हो गया। जब एमडी हो गया तो उसमें फिर एकेडमिक लाइन में जाना और वो आसान हो गया। और दूसरी तरफ सिविल सर्विसेज का तो एक मौका है, वो एक दरवाज़ा खुला हुआ है। कोई भी ग्रेजुएट उसमें किस्मत आजमा सकता है और अपनी किस्मत के, अपनी मेहनत के सहारे अपनी तरक्की कर सकता है। आज भी अभी यूनानी की एक मीटिंग, जूम पर मीटिंग हो रही थी अभी 3 बजे की। पहली मर्तबा जब पिछले साल कोरोना का मामला हुआ था, इस वबा का मामला हुआ था, तो यूनानी को लेकर के बहुत सारे जिक्र, बहुत चर्चे, बहुत मीटिंगें, मालेगांव का काढ़ा, मंसूरा काढ़ा, जोशादा, आयुष जोशादा, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत जूम मीटिंग वगैरह चली। लेकिन अभी ये जो दोबारा अभी आया, तो इसमें इन तमाम सिस्टम को लेकर के खामोशी, इंक्लूडिंग आयुर्वेद, आयुष और यूनानी, सभी लोगों में खामोशी देखी जा रही थी। आज इसी सिलसिले में एक मीटिंग हुई कि एक यूनानी ग्रेजुएट के नाते से और यूनानी डॉक्टर के नाते क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट का तो जो काम है गवर्नमेंट कर रही है, जो जिसका काम है, एलोपैथिक का जो काम है वो लोग कर रहे हैं, जो मॉडर्न सिस्टम का जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन यूनानी की हैसियत से क्या काम किया जा सकता है? तो उसमें कुछ लोगों ने यही कहा कि चूंकि यूनानी दवाएं हजारों साल के तजर्बे में रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद पाई गई। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां, खांसी हो, सांस की तंगी हो, जकड़न हो, बलगम ज्यादा होना हो, सुद्दा बनना हो, इस तरीके की जो बहुत सारी चीजें, उसमें हजारों सालों से ही यूनानी दवाएं बहुत मुफीद पाएंगी। और बहुत सारी दवाएं हैं। अगर ये तमाम मरीजों को जो इस वक्त हिंदुस्तान में है रेस्पिरेटरी सिस्टम से की तकलीफ में मुब्तला है, उनको अगर ये यूनानी दवाएं दस्तयाब हो जाए तो बहुत सारे लोग उस तकलीफों से बाहर आ सकते हैं। और जब ये रेस्पिरेटरी की बहुत सारी तकलीफ, माइल्ड, मॉडरेट केस, छोटी मोटी तकलीफों से जब बाहर आ जाते हैं,
तो फिर आगे उनको सीवीआर, सीरियस और फिर आईसीयू और उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेडिकल सिस्टम के लिए एक ऐसी तजवीज़ आई कि लोगों में, अब सवाल ये है कि लोग मुफीद है यूनानी दवा रेस्पायर हज़ारों साल के तजर्बे, लेकिन इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं फिर, जब इतना महामारी चल रही है, इतना वबा चल रही है? उसकी वजह ये है कि लोगों को ये पता नहीं। एक तो लोगों को पता भी नहीं है कि ये मुफीद है, बताने वाला भी कोई नहीं है कि ये मुफीद है, और अगर बता भी दिया जाए तो वो दस्तयाब नहीं है। कहीं दस्तयाब भी है तो हमारे यूनानी अतिबा मशवरे के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यूनानी दवा ऐसी नहीं है कि मार्केट से लेकर के खुद ब खुद खाई जाए। सही तरीका उसका यह है कि तकलीफ के हिसाब से मशवरा करके खाई जाए। तो आज ये अभी तजवीज़ में ये पेश हुआ है कि लोगों को इसकी अफादियत के बारे में बताना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, यूनानी डॉक्टर्स हैं, उनको आगे आकर के इन दवाओं को लोगों तक, मरीजों तक पहुंचाना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन का काम गवर्नमेंट कर रही है, उसको कैसे करना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और बाकी जो प्रिकॉशंस है उसके लिए मीडिया और मीडिया और हुकूमत और सोशल मीडिया सब लोग लगे हुए हैं। यूनानी कोरोना में मुफीद है नहीं मुफीद है, इस बहस में पड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि ये बीमारियों में मौसम की बहुत सारी तकलीफें मिक्स हो जा रही हैं। अब वो जिस किसी के गले में खराश है वो और कोरोना पॉजिटिव है, वो कोरोना की वजह से है कि बगैर कोरोना के है, वो खराश पहले है फिर कोरोना पॉजिटिव कि कोरोना पॉजिटिव हुआ फिर खराश हो, बहुत सारे इस तरीके के सवालात हैं जिसमें जो यूनानी का अभी लेवल है, जो यूनानी की अभी एविडेंस या डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें इन बहस में तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता है। हाँ, एक चीज़ है कि सदियों से रेस्पायरेटरी सिस्टम में, निज़ाम तनफ़ुज़ में ये दवाएं मुफीद हैं, इसलिए अवाम को इसको इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे अतिबा को इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इसका नतीजा ये होगा कि जो हमारा मेडिकल सिस्टम बिल्कुल इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसको, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे यूनानी की तरफ से अभी आवाम को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आवाम को तो पता ही नहीं है, और जिसको पता है वो दे नहीं पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, वो अवेलेबल नहीं करा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं से यूनानी दुनिया पर ये जिम्मेदारी होती है कि जो कुछ है उनके पास में उसको दुनिया तक पहुंचाए, उसको लोगों तक पहुंचाए। तो बहरहाल इस तरीके से यूनानी की अपनी एक अहमियत है और जो देखने को भी मिल रही है। और मैं जब से 4-5 सालों से लोगों से जुड़ा हूं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़, अभी जूम लेक्चर हो रहे हैं, पहले ये नहीं होते थे, यूट्यूब लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर, हाजिक लेक्चर अभी सुनना चला, केटी अजमल साहब कुछ करते रहते हैं यूनानी के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप एज ए तलबा को बहुत ही आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस टाइम पे आपने एंट्री किया है, जिस टाइम पे आपने एडमिशन लिया है, ये अच्छा टाइम है यूनानी के लिए। और इस वक्त आपका जो फ्यूचर है, मुझे लग रहा है जब तक आप लोग पास आउट होंगे 5 साल के बाद में, जब तक इसकी अहमियत आज से कई 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 गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिस तेज़ी से लोगों में डिमांड हो रही है, मकबूलियत बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाला दिन अच्छा होगा और इसकी डिमांड और बढ़ेगी और मकबूलियत और बढ़ेगी। अब मैं चाहूँगा कि सवाल जवाब और क्वेश्चन कुछ अगर हो तो कर लें। मेरी तकरीबन बात जो थी वो ख़त्म हो गई है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। बहुत सारे बच्चों की तरफ से एप्रिसिएशन के मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग भी इंशाल्लाह आपकी तरह जो है वो जनरल सर्विस की तैयारी करेंगे, जी, और ये एक अच्छा साइन इंशाल्लाह। मैं देख पा रहा हूँ लोगों में। जी, उनका ये कहना है कि अभी तक क्या यूनानी कुछ सवाल जो आ रहे हैं जैसे आ रहे हैं वैसे ही मैं पूछ ले रहा हूँ। आप वैसे ही पूछे सवाल। जी, जी, बेहतर। यूनानी के सब्जेक्ट क्या सिविल सर्विस एग्जाम में अभी तक ऐड हो पाए हैं क्या? नहीं, मेडिसिन एक सब्जेक्ट है। मेडिसिन यूनानी नहीं है, मेडिसिन एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे उसके पार्ट हैं। वो सिलेबस देखने से पता चल जाएगा, लेकिन मेडिसिन एक सब्जेक्ट है। मेडिसिन में सब कुछ आ जाएगा, एनाटमी, फिजियो। मेडिसिन का मतलब जनरल मेडिसिन, जिसमें जो सर 5 साल में पढ़ेंगे उसका कुछ कुछ पोर्शन मिला करके एक सिलेबस बना हुआ है, ऐसा समझिए। जी, एक सवाल इससे रिलेटेड मैं पूछ रहा था कि जो यूनानी आपने पढ़ा पूरे 5-5.5 साल, उसके बाद जो एमडी सर आपने करा, इनके सब्जेक्ट कितने हेल्पफुल रहे आपको यूपीएससी क्लिक करने में?
डायरेक्टली तो कुछ ज्यादा नहीं, मेडिकल से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड भी कुछ सवालात उसमें रहते, जनरल नॉलेज में साइंस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड सवालात रहते हैं। तो जो सवालात मेडिकल से रिलेटेड थे उसमें मदद मिली हमारे इसी ग्रेजुएशन से, मेडिकल साइंस और हेल्थ से इश्यूज, हेल्थ से रिलेटेड जो सवालात थे। जैसे कुछ इतना ही पेपर्स कह हमारे सकते हैं। यहाँ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, ईएनटी, ऑस्टियोलॉजी, ये सब सारी चीजें हमें भी पढ़ना होता है। तो अगर मेडिसिन सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है तो इसमें मदद कितनी मिल सकती है उनको? बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और बहुत सारे एमबीबीएस के लोगों ने मेडिसिन सब्जेक्ट रख करके क्वालिफाई भी किया है। हालांकि देखा गया ये है कि बहुत सारे एमबीबीएस के लोग भी मेडिसिन सब्जेक्ट को तरजीह नहीं देते हैं, वो अपना सिलेक्ट बाकी दूसरे सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, सोशल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके के सब्जेक्ट ले लेते हैं। और मैंने भी मेडिसिन नहीं लिया क्योंकि जब हमने सिलेबस देखा तो हमें लगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, ये तो बहुत ज्यादा है। और उसकी वजह ये थी कि हम सिर्फ इसी सब्जेक्ट के बारे में जानते थे, तो जब जानते थे तो हमें लगा अच्छा ये भी है, ये भी, ये भी है। बाकी जो हिस्ट्री, सोशल साइंस, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उसका पता ही नहीं था वो बड़ा है कि छोटा है। तो एक बहरहाल बच्चे ने मेडिसिन से लोग क्वालिफाई करते हैं जी। जी जी, एक बच्चे ने पूछा है कि आपका सब्जेक्ट क्या था पूरा उसमें? मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, हिस्ट्री, और दूसरा था पर्शियन लिटरेचर। हिस्ट्री के बारे में तो ऐसा है कि जिसको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है वो हिस्ट्री ले लेता है, इसीलिए हिस्ट्री के लेने वाले तकरीबन 40% लोगों का सब्जेक्ट हिस्ट्री रहता है। वो कहीं से भी आ जाते हैं, किसी में बीएससी, किसी में भी ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी किया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट मेरा पर्शियन लिटरेचर था, फारसी जबान था, वो अब लिस्ट में नहीं, उसको जबान को हटा दिया गया है, फारसी जबान को। एक जी बच्चे ने पूछा है सर कि यूर रोल मॉडल सर, मैंने जूलॉजी कर रखा है, आईएएस ऑफिसर बनने का एस्पायरेंट मैं भी हूँ, और अभी मैंने बीयूएमएस में एडमिशन ही लिया है, तो मेरे लिए आप क्या सजेशन देंगे कि बीयूएमएस कंप्लीट करूँ या फिर मैं डायरेक्ट कंटिन्यू करूँ? नहीं, मैं यही सबको बल्कि यही राय दूंगा कि सिविल सर्विसेज एक कंपटीशन है और उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। और आप जितना ही अच्छा ग्रेजुएशन करते हैं, जितना जितने अच्छे ग्रेजुएट होते हैं, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी उतनी ज्यादा होती है। और जितनी ज्यादा आपकी लाइफ की सिक्योरिटी रहती है, आपको कंपटीशन में खेलना, हम उसको कहेंगे, उतना बेफिक्री से आप खेलते हैं। यानी जब आपके सपोर्ट में ये है कि अगर हम नहीं, हमारा सिलेक्शन हुआ तो हम तो एमबीबीएस हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो बीएमएस हैं, हम तो एमडी हैं, हम तो आर्किटेक्ट हैं, हम तो ये हैं, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ऐसा शख्स बहुत ही बेफिक्री के साथ में खेलता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम को, कंपटीशन को। और जो उसके मुकाबले में अगर आप सिंपल बीए हैं, ग्रेजुएट हैं, और हरदम डरे डरे हैं, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप कभी एमए की तरफ भागते हैं, कभी नेट की तरफ, कभी जेआरएफ की तरफ, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि लाइफ आपकी सिक्योर नहीं, आपकी सेफ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप ग्रेजुएशन, बीएमएस ग्रेजुएशन करके अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, और उसके बाद में कंपटीशन में आना चाहिए। और हर शख्स को, हर ग्रेजुएट को मैं यही राय देता हूं कि जो बेस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है वो करो, उसके बाद सिविल सर्विसेज में आओ जी। सर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप चूंकि पहला ये काम करने जा रहे थे कि कोई बीयूएमएस ग्रेजुएट पहली बार इस कोशिश में लगा था कि इंशाल्लाह हम इसको क्लिक करें, कुछ बीयूएमएस को सोच के कुछ मन में इस तरह की कोई दुविधा थी कि शायद ना हो, या फिर मैं हीन भावना से ग्रस्त, इस तरह की चीजें क्या इक्वली नहीं, ये तो बाकी लोगों की वही, तरह हम लोग सोच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलना चाहिए कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। आपकी मेहनत पर ही सब कुछ नहीं डिपेंड रहता। मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ था 2008 में, तो उस वक्त ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 700 सीटें थी, 700 सीटें थी। उसके बाद में ये सीटें बढ़ते 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 2014 तक तकरीबन 1200-1300 तक सीटें पहुंच गई। और 2014 से फिर से ये घटना शुरू हुई, आज 2021 में ये फिर से 650 सीटें हैं। जब 650 सीटें होती हैं
तो उसी हिसाब से सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर 1400 सीटें हो जाए तो उसी हिसाब से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे एक्सटर्नल, इसलिए ये पॉसिबिलिटीज हमेशा है कि आपका होगा कि नहीं होगा, ये दोनों मान के चलना चाहिए। और हम भी ये मान के चल रहे थे, लेकिन हमारा यही था कि हम तो बीएमएस हैं, अगर हमने पा लिया तो बहुत कुछ पा लेंगे, और अगर नहीं पाए तो खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो ग्रेजुएशन है वो है, जो ग्रेजुएट हैं वो हैं। तो बेसिकली इस हौसले ने कि पाया तो बहुत कुछ पा जाएंगे, नहीं पाया तो खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए 2-3 साल 4 साल की मेहनत ही कह सकते हैं आप, लेकिन वो भी खोना नहीं होता है। बेसिकली आगे की जिंदगी में वो चीजें काम आती हैं। तो इस हौसले ने किया ये। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि बीयूएमएस के लिए जनरल ग्रेजुएट से ज्यादा अपर हैंड है कि आपके पास एक बैकअप प्लान ऑलरेडी तैयार है अगर नहीं होता है। यस जी, बिल्कुल सही है। एक प्रोफेशनल ग्रेजुएशन है, आप प्रोफेशनल है, आप डॉक्टर हैं, आपकी जिंदगी गुजारने की सिक्योरिटी हो गई है। इसके बाद में सिविल में जाना आपके लिए ज्यादा आसान है। एक सवाल ये है टिप के हवाले से कि आप जबकि आप डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं, ताकि मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, यूनानी क्लिनिक्स खोल रहे हैं, लोग सेंटर्स खोल रहे हैं। क्या कुछ ऐसे पॉजिटिव साइंस है यूनानी को जो लोगों को इसमें, नए ग्रेजुएट्स को, इनको बच्चों को इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्यूचर में इनके लिए बहुत सारे मौके हैं? नहीं, मुझे दोबारा सवाल करिए, मुझे पूरा मैं कह रहा हूँ कि है। ये बच्चे जो अपने 5 साल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं यूनानी में, आपके हिसाब से वो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इनके लिए वेल एंड गुड फैक्टर होने जा रहा है और इनको पूरी मेहनत करनी चाहिए इसके लिए यूनानी के ताल्लुक से? जी देखिए, एक तो ये है कि यूनानी की अपनी इफादियत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ यह है कि वो अवेलेबल नहीं है, पूरा खला है, पूरा हिंदुस्तान खाली है, पूरी दुनिया खाली है। तीसरी चीज यह है कि पूरी दुनिया का रुझान यूनानी की तरफ और हर्बल की तरफ कहिए या यूनानी की तरफ कहिए बढ़ रहा है। वो अरब हो, इंडिया हो, लोग हो, तो इसकी तलाश लोगों में है। अब जो बहुत अच्छे तरीके से इसको, इस खला को पूरा कर पाएगा वो सिकंदर होगा। और अच्छी तरीके से देने के लिए दुनिया को हमें अच्छी नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि जो किताबों में हमारा यूनानी है और जो अवेलेबल यूनानी, वो बड़ा फर्क है। लोगों को वो इल्म नहीं है, लोगों ने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, और आने वाला जमाना आपको तौलेगा। तो अगर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, दुनिया में एक बड़ी डिमांड है। इस डिमांड को पूरी करने के लिए आपको अच्छे इल्म के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ में, यूनानी के पूरी तैयारी के साथ में दुनिया के सामने आना है। दुनिया वेलकम करने के लिए तैयार है, जरूरत। और देखा भी गया है, अभी जो सेंटर का इन्होंने जिक्र किया, वो 3-4 सालों से वो सेंटर है, उसकी जो प्रोग्रेस देखी गई है, उसकी जो मकबूलियत देखी गई है, उससे ये पता चलता है कि लोग प्यासे हैं, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं है, और क्वालिटी का पानी देने वाला कोई नहीं है। तो आप एज ए ग्रेजुएट खूब मेहनत से यूनानी को पढ़ें, और उसके बाद में दुनिया में तो डिमांड है ही है। जी सर, अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि आप तो आपने अपेक्स की डिग्री भी ली, उस वक्त जो अवेलेबल था एमडी वो भी किया यूनानी से, कि बच्चे अक्सर इन्वेस्ट 2-3 साल बाद अपना माइंड इन्वेस्ट करते हैं, तब तक उनके बेसिक सब्जेक्ट्स निकल जाते हैं। तो ये बड़ा मसला होता है उनको पास आउट करने के बाद, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी, कि वो अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करता है। उनके लिए क्या मैसेज है कि अभी से कैसे वो अपने यूनानी को सीरियस लें? देखिए, आगे आने वाले जमाने में वही टिकेगा या वही रहेगा जिसको ज्यादा इल्म होगा। तो मैं सबको यही कहूंगा कि यूनानी के जो सब्जेक्ट हैं उसको मेहनत से पढ़ें, सिर्फ पास करने के लिए ना ही, बल्कि सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करने के लिए पढ़ें, उसको समझने के लिए, उसको इल्म के लिए। क्योंकि जब आप फील्ड में जाने वाले हैं तो ये तमाम यूनानी के जो सब्जेक्ट हैं ये सब काम आते हैं इलाज के लिए। एक मुआलिज की हैसियत से, एक डॉक्टर की हैसियत से, आपका अदविया, कुल्लियात, यूनानी जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम आपको काम आते हैं। जितनी मेहनत से आप पढ़े रहेंगे, आप उतने अच्छे मुआलिज बन पाएंगे। जितने अच्छे मुआलिज बन पाएंगे, दुनिया आपको उतना ही ज्यादा कबूल करेगी। जी, एक सवाल आखिरी का आपसे ये है कि लैंग्वेज को लेके बहुत सारी जद्दोजहद चलती रहती है यूनानी बच्चों के साथ,
बहुत सारे टीचर हजरात भी इस मामले में आउट ऑफ वे जाके कहते हैं कंपलसरी उर्दू के उन पे जो मामला आता है। तो क्या ये जरूरी नहीं हो गया है कि दीगर जो लैंग्वेज अवेलेबल है, जो कम्पिटिटिव है दुनिया में, उसको भी सीखने से रुका ना जा सके उनको? और उर्दू अच्छी बात है कि हम जानते हैं, उसमें आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं हो गया है कि जो जबान चल रही है उसको जरूर सीखें यूनानी के बच्चे? देखिए, यूनानी समझने के लिए ऐसे तो कितनी भी जबान सीखा जाए अच्छी बात है, लेकिन यूनानी के जो जखीरे हैं वो अरबी में मौजूद थे, फारसी में मौजूद थे, और उसके बाद में फिर उर्दू में भी हो गए, और अब जो है इंग्लिश में भी हो रहे हैं। सब्जेक्ट को समझना जरूरी है, और सब्जेक्ट के जखीरे जो किताबें जिस जबान में मौजूद है वो जबान का जानने वाला ही सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ सकता है। अगर उर्दू में जितनी किताबें हैं उर्दू जानने वाला उसको समझ सकता है, और इंग्लिश में जितनी किताबें इंग्लिश जानने वाला उसको पढ़ करके उसको समझ सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे जखीरे फारसी में हैं, अरबी में है, तो जब तक वो जबान नहीं जानेगा वो नहीं समझ सकता। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त इंग्लिश में और उर्दू में काफ़ी ज़ख़ीरे मौजूद हैं। तो अगर उर्दू और इंग्लिश आदमी जानता है, सिर्फ उर्दू जानता है तो भी, सिर्फ इंग्लिश जानता है तो भी, यूनानी सब्जेक्ट को समझने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक ज़बान तो अच्छी तरह आनी चाहिए मेहनत से, ताकि ये जो बहुत सारी किताबें हैं, स्टूडेंट को ताज्जुब होगा कि मेरे ख्याल से कई हज़ार की तादाद में यूनानी किताबें हैं, कई हज़ार की तादाद में यूनानी किताबें हैं। तो उनको पढ़ने के लिए एक ज़बान का जानना ज़रूरी है। बाकी इससे उर्दू और इंग्लिश के अलावा आप अरबी बेसिक इसलिए पढ़ते हैं कि टर्मिनोलॉजी बहुत सारी अरबी में है, फारसी में है, तो वो बेसिक अरबी, बेसिक फारसी भी पढ़ना ज़रूरी है, वरना वो टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से ज़बान तो जितनी ज़्यादा आदमी जाने अच्छी बात है, लेकिन जिन जिन ज़बानों की इसमें ज़रूरत है यूनानी को समझने के लिए, वो यही ज़बान है, उर्दू, इंग्लिश और अरबी, ये 2-3 ज़बान। जी सर, आखिरी टेक होम मैसेज क्या होगा इन बच्चों के लिए आपका? इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि यूनानी इस ज़माने की ज़रूरत है, और ज़माना को इसकी तलाश है, और आप वो ग्रेजुएट हैं और कर रहे हैं, उस लाइन में आप आगे बढ़ रहे हैं कि ये ज़माने की ये ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज कहिए या मेरी दरख्वास्त कहिए कि यूनानी सब्जेक्ट को बहुत ही मेहनत से पढ़ें, और ज़माने की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आगे आएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब जबकि खासकर साउथ इंडिया में, आपके खुद के स्टेट में जहां भी आप सर्व कर रहे हैं, कोविड को लेके बहुत अलर्ट पे है पूरी सरकारें, आपका काम भी उतना ही बिजी चल रहा है, फिर भी आपने बच्चों के लिए वक्त निकाला, जबकि आप कोशा होते हैं यूनानी के लिए, आपके दिल में जो मोहब्बत है हम वाकिफ हैं उससे। इन सब की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से मैं खुद आपका मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपको हम वक्त आपको जो है वो थोड़ी सी तहवीज़ देंगे इंशाल्लाह। इन सब के तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के सर, मजा आ गया। स्टूडेंट्स, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वसीमुर रहमान साहब को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह आप लोग जब आप इसको पूरे प्रोग्राम्स के बारे में रिपोर्ट्स लिख रहे होंगे, तो आप हर लेक्चर के बारे में जब अपना रिपोर्ट दर्ज कर रहे होंगे, आप इस पे जब आप नोटिंग कर रहे होंगे, चाहे आप पीजी हैं या नॉन पीजी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से पेन डाउन करेंगे। इंतजामिया की यही कोशिश है कि जो भी बेहतर से बेहतर यूनानी से जुड़े लोग हैं जो आपको इंस्पायर कर सकें, ये मौका पहली बार आपको मिल रहा है कि आप इस कोर्स को चूज करने से पहले आप देख लें, ओवरव्यू जांच लें। फ्रीडम है आपको कि आप जिस कोर्स में जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। और आप जो नई जनरेशन है उससे उम्मीद की जाती है कि आप अपने टाइम को, अपने कैलिबर को जितना इन्वेस्ट करेंगे, यूनानी उतना ही निखरेगा। साथ साथ आपके हिस्से की चीज आपको भी मिलती रहेगी। मेरा मानना है कि हमारी कौम के पास यूनानी एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने इमेज को बहुत जल्दी सुधार सकते हैं। वो इसलिए आपको भी बहुत दूर से नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी, इसका जो सब्जेक्ट है उससे भी आप आशना नहीं है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे इन सब्जेक्ट्स में,
तो आप पाएंगे कि कितनी बड़ी चीज थी जिससे आप दूर थे, और इंशाल्लाह अभी ना सही लेकिन बाद में आपका ये चॉइस आपका बनेगा ही बनेगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ आप लोगों से। आज का जो प्रोग्राम है बस यहीं पे खत्म होता है। बड़ा लेक्चर था डॉक्टर रजी साहब का भी। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल जो पहला लेक्चर होगा वो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन चेन्नई से उनके डिप्टी डायरेक्टर हैं जो आपके सामने होंगे। वो बताएंगे किस तरह से रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जॉब के मौके हैं और वो खुद किस तरह से वहाँ पहुंचे, किस तरह का काम वहाँ पे हो रहा है। तब तक के लिए रमजान मुबारक आप सबको। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कोई भी सवाल हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि बहुत पेशेंटली आपने दिनों दिन आप बहुत अच्छा बिहेव करते जा रहे हैं। टेक्निकली यू गाइस आर गेटिंग स्मार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इस जुड़ने के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम सर। अस्सलाम सर। वालेकुम बहुत अच्छा था लेक्चर सर का। माशाअल्लाह। और आप वसीमुर रहमान सर का लेक्चर बहुत अच्छा था। रोबन भाई आपका भी कमेंट बहुत अच्छा था लेकिन आज का। शुक्रिया भाई। अरे बहुत अच्छा, हम इंतजार में थे सर के कब आएंगे तो सुनेंगे लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर चले गए। सर चले गए। वालेकुम सलाम। आप लोग बोल दीजिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो खुश रहो। दिमाग खराब हो गया सर एक बार। कल का क्या प्रोग्राम है? कल तो फ्राइडे है। कल फ्राइडे अच्छे से जुमा मनाइए। रमजान की पहली जुमा मुबारक हो आप सबको। मुबारक हो जाए भाई। भाई आज बहुत लेट कर दिया, असर का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 5 मिनट और बचा है। अल्लाह हाफिज सब लोग। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अटेंडेंस है क्या हुआ अटेंडेंस का? पता नहीं क्या टेंशन है का दो चार। चलो भाई अल्लाह हाफिज। सुन रहे हो हमारी बात? हाँ बोलो। अटेंडेंस कैसे बनता है? आएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में।